हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए अपने एपिसोड नंबर 3 पे। और एपिसोड नंबर 3 में हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को आज हम करने वाले हैं कंप्लीट। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट है जो कोर्स में इस बार टर्म 1 में आने वाली है। पहला है मनी बैंकिंग, दूसरा हमारा गवर्नमेंट बजट और तीसरा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मनी बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट के एक सेशन हो चुके हैं। आज हम करने वाले बीओपी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। इसके बाद हम लेकर आएंगे मिक्स केस स्टडीज ऑफ ऑल दी 3 यूनिट्स, ठीक है, जिसमें आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपके बोर्ड के लेवल के आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज की यूनिट के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज। क्या है क्वेश्चन बच्चों? एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में उसे हम क्या बुलाते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट, ट्रेड रेट, इंटरेस्ट रेट या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों, मेरे पास तो आंसर आने चालू हो गए हैं, तो आपने भी आई होप गैस कर लिया होगा। बिल्कुल सही आंसर आया है। अच्छे बच्चे अच्छे आंसर देते हैं। मतलब ए मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन ही यही है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल। ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज नोन एज। वो मार्केट जहां पर अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को जब एक्सचेंज किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, उस मार्केट का नाम क्या है? डोमेस्टिक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डोमेस्टिक एक्सचेंज बाजार या फिर फॉरेन एक्सचेंज शॉप। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अब आपको लग रहा होगा सर मजाक वाले सवाल हमसे क्यों पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, कुछ बच्चों के लिए ये स्पेशली सवाल लेकर आए हैं जिनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली सवाल है। ठीक है, आप मुझे पता है कि आप लोगों को आते हैं, बट उन स्पेसिफिक बच्चों के लिए भी कोई क्वेश्चन जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या था? एक उस मार्केट का नाम क्या है जहां पर नेशनल करेंसीज को ट्रेड किया जाता है? डोमेस्टिक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डोमेस्टिक एक्सचेंज बाजार या फिर फॉरेन एक्सचेंज शॉप। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ध्यान रखना, अपना आंसर प्रेशर में आके बदलना नहीं है। कभी कभार बच्चे क्या होता है, सही आंसर दे देते हैं लेकिन बाद में कुछ प्रेशर फील करते हैं या फिर उनको लगता है कि शायद गलती हो गई, फिर अपना आंसर बदल देते हैं, तो ऐसे में उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो बी नॉट दैट स्टूडेंट। ओके। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या जरा रीड करेंगे? एक सेकंड, स्क्रीन पर मैं लेकर आऊं उस चीज को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो डेली नेचर पे जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं हम उनको क्या बुलाते हैं, या उस मार्केट को क्या बुलाते हैं? स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट। डेली नेचर का जो डेली बेसिस पे होता रहता है उस मार्केट को हम क्या बुलाते हैं? स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका सिंपल सा आंसर जो डेली बेसिस पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट बोलते हैं। ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके। और जो फ्यूचर के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो वही है। द ऑपरेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। मतलब एक एक्सचेंज मार्केट जहां पर फ्यूचर में डिलीवरी करी जाती है, फ्यूचर में एक्सचेंज किया जाता है, उस मार्केट को हम क्या बुलाते हैं? स्पॉट मार्केट, करंट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट या फिर टुमारो मार्केट। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पॉट, करंट, फॉरवर्ड या फिर टुमारो? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इस आंसर को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, उसका बड़ा ही सिंपल आंसर है। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स कहाँ होते हैं? फॉरवर्ड मार्केट के अंदर होते हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड मार्केट। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाइब्रिड इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नोन एज। मतलब एक ऐसा एक्सचेंज रेट बताना है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है और कुछ हद तक फिक्स एक्सचेंज भी लग जाता है। तो वो कौन सा एक्सचेंज रेट कहलाता है? मैनेज फ्लोटिंग, क्रॉलिंग पैक, वाइडर बैंड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
देखो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, और फ्लेक्सिबल कौन होता है जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। तो ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट है जिसमें दोनों की थोड़ी सी खूबियां देखने को मिलती हैं? मैनेज फ्लोटिंग, रोलिंग पैग, वाइडर बैंक्स, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और ये 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा वेरी कर रहे होते हैं मार्केट में ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उस केस में गवर्नमेंट आके एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है, या ये कह लो मैनिपुलेट कर देती है, सो दैट जो वेरिएशन की वजह से जो भी हमारे इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को लॉस हो रहा होता है उसको रोक लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैनेज्ड फ्लोटिंग। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स between the countries is known as balance of payment, balance of trade, deficit balance, या फिर all of these। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स between the countries is known as balance of payment, balance of trade, deficit balance, या फिर all of these। तो बच्चों को ये चैप्टर देख के अक्सर बुखार आ जाता है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बुखार मतलब बी ऑप्शन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड के अंदर भी हम विजिबल आइटम्स की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब विजिबल आइटम्स की बात हो रही हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम आता है। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और जरा इसको प्यार से रीड करेंगे। When the import and export of visible items are equal, मतलब आपका इंपोर्ट भी बराबर हुआ है किसके? एक्सपोर्ट के बराबर हुआ है, इक्वल, ठीक है, और विजिबल आइटम्स गुड्स का, तो इस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड सरप्लस, या फिर ट्रेड डेफिसिट। जब हमारे एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स के बराबर होते हैं तो सिचुएशन को क्या बुलाया जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड सरप्लस, या फिर ट्रेड डेफिसिट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डी, सी, या फिर डी? चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और उसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि बैलेंस है, इक्वल है, तो बच्चों वो बैलेंस कहलाएगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये तो और भी सिंपल है, मतलब ये कह लो कि आज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये बहुत ही बेसिक, मतलब हद से ज्यादा बेसिक है। ये कह लो कि आप ये 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपनी पर आ जाओ तो, ठीक है। इनका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, बट लेवल कब से आएगा? जब हम अगले एपिसोड्स में आएंगे, अगले हमारी जो सीरीज आएगी एमसीक्यू की, उसके अंदर जो हम जिसमें हम मिक्स्ड कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। व्हेन देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, नीचे दिए गए सिचुएशन के हिसाब से हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है? व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, व्हेन एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट, व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, या फिर होता ही नहीं है इन सिचुएशन में। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर डी? फेवरेबल कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, या बराबर होते हैं, या फिर एक्सपोर्ट कम होता है? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर डी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सबको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये आपके एग्जाम में इन दोनों में से 9th और 10th में 100% एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। रीड करेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, when in a country the price of foreign currency rises, national income is? When in a country the price of a foreign currency rises, national income is likely to rise, likely to fall, likely to rise and fall both, या फिर not affected। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं तो बोलूंगा वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, दिमाग दौड़ाइए कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फिर मुझको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूँ, आप थोड़ा अपना दिमाग लगा लो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर? प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, कहने का मतलब ये कि हमको डॉलर महंगा पड़ रहा है। पहले डॉलर 70 रुपए का मिलता था, अब 75 रुपए का मिल रहा है। मतलब पहले 70 रुपीज का मिलता था, अब 75 रुपीज का मिलता है। तो ऐसे केस में हम क्या चीजें खरीदेंगे?
नहीं खरीदेंगे। जो चीज पहले 70 रुपीज की आती थी वो 75 की आती, तो परचेजिंग तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, जो पहले चीज 70 रुपीज की बिकती थी अब वो 75 की बिकेगी, तो मतलब बेचना ज्यादा होगा, है ना। तो व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस तो हमारी सेलिंग बढ़ जाती है, या ये कह लो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। और जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो पैसा भारत के अंदर आएगा, भारत पैसा कमाएगा। तो ऐसे केस में नेशनल इनकम को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो जब भी डॉलर महंगा होता है तो इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और जब इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इनकम ज्यादा होगी, और जब इनकम ज्यादा होगी तो कंट्री की इनकम भी ज्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइकली टू राइज। आई होप बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो इसका जस्ट ऑपोजिट है। अदर थिंग रिमेनिंग सेम व्हेन इन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूं। व्हेन इन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज, टू फॉल, टू राइज और टू फॉल, या फिर टू रिमेन अनअफेक्टेड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मन में लॉजिक क्रिएट कर लेना तभी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, वरना ये तुक्का कहलाएगा। तो मन में लॉजिक क्लियर होने चाहिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, मतलब जो पहली चीज 70 रुपए की मिलती थी, 70 रुपीज की मिलती थी, अब वो गिरकर कितने की हो गई है, 65 रुपीज की हो गई है, ठीक है। तो पहले जो खरीदने के लिए 70 रुपीज खर्च करते थे, अब 65 खर्च कर रहे हैं, तो सस्ता हो गया, है ना। तो जो सस्ता होता है चीजें तो हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। हमने 11th क्लास के अंदर डिमांड में पढ़ा था, when the price of a product goes down we start buying more of that quantity। जब प्राइस गिरेगी तो उसको हम ज्यादा खरीदेंगे, तो मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड, जो चीज पहले 70 रुपीज की बिकती थी अब वो 65 की बिकेगी, कम में बिक रही है, तो क्या बेचेंगे ज्यादा, नहीं बेचेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस कम हो गई है, लॉसेस हो जाएंगे। तो हुआ क्या, जब व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स तो हमारी परचेजेस बढ़ गई, हमारी सेल्स कम हो गई, मतलब हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो गए, खर्चा ज्यादा हो गया, और एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब सेल्स कम हो गई। तो ऐसे केस में कंट्री पैसा कमा रही है या पैसा गवा रही है, तो कंट्री पैसा गवा रही है। तो ऐसे केस में नेशनल इनकम इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू फॉल। नेशनल इनकम क्या होगी, गिरना चाहेगी या शायद गिर जाएगी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू फॉल। आई होप बच्चों आपको लॉजिक के संग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने बड़ा ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे दिए गए बातों में से कौन सी बात सही है। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर वाले दोनों बात से सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी बात सही है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। फिक्स्ड एक्सचेंज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। ये दोनों बातें सही हैं या कोई भी बात सही नहीं है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और मैं पहले चेक करता हूँ मेरे पास आंसर क्या आ रहे हैं। तो मेरे पास आंसर आया है सही और गलत, मतलब बच्चे ने चॉइस में दिया था इसका आंसर ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। तो ये वाला तो सही है, वो वाला गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऊपर दी गई बातें दोनों सही हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सॉरी करती थी, अब नहीं करती। इसके अलावा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आई होप बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, 2 बोल दिया मैंने गलती से, 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच वन इज द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ऑल्दो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है बट मैंने आपको बता दिया है नॉलेज टेस्ट के लिए। विच वन इज द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, इंड्यूसेस फॉरेन कैपिटल, इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन, या सारी इसकी मेरिट दे रखी है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बच्चों जब भी मैं एक आंसर देखता हूँ ना, डी ऑल ऑफ द अबव, तो मुझे अपने कॉलेज के एग्जाम का एक किस्सा याद आ जाता है। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, आपको एक बार फिर से मैं शेयर करना पसंद करूंगा। एक बार मैं एग्जाम दे रहा था, तो एक
दो बच्चे चीटिंग कर रहे थे आपस में, तो है ना एक बच्चा पूछ रहा था 10 का बता दे, 14 का बता दे, 18 का बता दे, तो वो ना जिससे वो पूछ रहा था वो तंग आ गया। वो कहता है भाई देख ऐसा है एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें ऑल ऑफ द अबव है, 10 के 10 लगा दे सारे सही हैं। चिल्ला के पड़ा भाई साहब वो, अबे 10 के 10 सही हैं, ऑल ऑफ द अबव लगा दे। ये सीन हुआ था एग्जाम के अंदर। तो ऐसे में टीचर ने पकड़ा, डांटा कूटा, जो भी करना किया, बट 10 में से 8 सही थे। ठीक है, तो 90% का रेशियो है कि हाँ भी ऑल ऑफ दीज वाले मैक्सिमम आंसर सही होते हैं। मैक्सिमम, नॉट 100%, बट मेजॉरिटी, मोर देन 50% वो सही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ओके, पक्का? ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या है? 13 क्वेश्चन है, बिल्कुल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Which one is the source of demand for foreign exchange? मतलब ये बताइए नीचे दिए गए चीजों में से कौन सी चीज में हम डॉलर की डिमांड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड मतलब अगर आपको डॉलर चाहिए तो नीचे दिए गई चीजों में से किस वजह से आपको डॉलर चाहिए होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन नेशंस, गिफ्ट स्कीम टू फॉरेन नेशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर चाहिए होगा क्या? आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो उन कंट्री की करेंसी चाहिए होगी क्या? आपको फॉरेन नेशंस को कोई गिफ्ट भेजने हैं तो आपको क्या उनकी करेंसी चाहिए होगी क्या? ये सभी केस में आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल सही आंसर आया जो मैंने आपको बताया था, मेजॉरिटी ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होते हैं, मतलब मोर देन 50% सही होते हैं। यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। सारे केसेस के अंदर हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे ख्याल से, नहीं 3 क्वेश्चन बचे हैं, 14, 15, 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, बार्गेनिंग, वर्ल्ड बैंक, या फिर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। इससे इजी आंसर नहीं हो सकता भैया। फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बार्गेनिंग करी जाती है, मोल भाव किया जाता है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर, या फिर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस करती है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, जिन बच्चों ने आंसर ए गवर्नमेंट दिया वो भी सही है, जिन्होंने आंसर डी दिया डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं है कि यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात हो रही है या फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। तो दोनों ही केस में अगर आप आंसर ए लिख के देते हो तो भी वो सही माना जाएगा, और आप डी लिख के देते हो तो वो भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल आता है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई बताना है, और अगर फिक्स्ड आता है तो आपको गवर्नमेंट बताना है। क्लियर? ओके, तो आप दोनों ही केसेस में सही हो इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पूछा गया आपसे बैलेंस ऑफ ट्रेड का, तो क्या है फॉर्मूला? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, या फिर इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, या फिर सारी फॉर्मूले गलत है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस करेंगे इसका आंसर। अब बच्चों थोड़ी देर पहले हमने ऊपर ही बात करी थी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ क्या आते हैं? गुड्स आते हैं। गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स आते हैं, ये बात हुई थी। बिल्कुल सही। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी तो हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर इनविजिबल आइटम्स की भी बात हो रही है। तो इनविजिबल आइटम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर नहीं आते। ठीक है, सिर्फ क्या आते हैं? गुड्स आते हैं, मर्चेंडाइज आते हैं, या फिर ये कह लो विजिबल आइटम्स आते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो अब बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा आंसर ए, सी या डी में से कोई एक होना चाहिए। नन ऑफ दीज तो है नहीं बच्चों, ए या सी में से आंसर है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। क्लियर हो गया आपको बच्चों? बिल्कुल सही। तो ये था हमारा आंसर कि एक्सपोर्ट ऑफ माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे आज के 17 क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे बाबा ऐसा लग रहा है 16 क्वेश्चन है, बट 17 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? Which items are included in balance of payment? नीचे दिए गए आइटम्स में से कौन सी चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होती है? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल या फिर सारी ही आती हैं। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल आंसर है और करेक्ट आंसर है मेरे पास, सभी चीजें किसके अंदर आएंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएंगी। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे ने आंसर दिया था ए बी सी, ये नहीं बोल सकता डी आंसर है, ठीक है। ओके, अब बच्चों बात करेंगे आज के फाइनली लास्ट क्वेश्चन पर। मुझे पता है बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मुझे नहीं लगता एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये फीलिंग आ रही होगी, बट बच्चों ये बेसिक था, मतलब बेसिक मतलब मैंने चैप्टर से सिर्फ कॉन्सेप्ट उठाए हैं, मैं अभी उसके अंदर डीप डिग डाउन मैंने नहीं किया है। हम नेक्स्ट सेशन से जो भी हमारे आएंगे, मैं आपको बार बार सेशन में दूसरी तीसरी बार ये रिपीट करके बता रहा हूँ कि हम अभी सिर्फ बेसिक ऊपर वाली लेयर से हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। आने वाले सेशंस के अंदर हम एक्चुअल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे और क्वेश्चंस निकाल कर आएंगे और आपका दिमाग दौड़ाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, which items are included in balance of trade। अब ये आंसर गलत मत कर देना, बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरे ख्याल से बहुत बार ही रिपीट हो गया है। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, which items are included in balance of trade, invisible items, capital transfer, visible items या फिर all of the above। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विजिबल आइटम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हर बार ऑल ऑफ दीज आंसर सही नहीं होगा, तो हमारे केस के अंदर भी क्या हुआ, सबके आंसर ऑल ऑफ दीज थे, लेकिन लास्ट वाले का आंसर सी निकला, ठीक है। लोगों को कनाडा जाना होता है ना, सी फॉर कनाडा, कनाडा, पंजाबी में कनाडा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कनाडा, इसे टोन में ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के आएंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब सारे तीनों जो यूनिट हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली, गवर्नमेंट बजट वाली और मनी बैंकिंग, सबके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे और मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों आपसे हम लेंगे विदा, आपसे मुलाकात होगी अब कल रात को 8 बजे विद अकाउंट्स, ठीक है। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।